Hey guys, good evening and welcome to my YouTube channel स्टडी DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सभी सही होंगे। कल आपका पेपर है साइंस का, तो हम मैराथन ले आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, ठीक है। और आज का है DLED फर्स्ट सेमेस्टर। टोटल मार्क्स आपका होता है 25 नंबर का आता है आपका। कितने नंबर का आता है आपका? 25 नंबर का, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन MCQ होते हैं। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और गाइस याद रखिए, मैंने 2 वीडियो और डाला है साइंस का, उसको ज़रूर देखिए। वहाँ से आपके वो 2 वीडियो देखने से और इस वीडियो को देखने से सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, जाइए उसको देखिए, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। 2 वीडियो मेरे मेरे ही अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसी चैनल में जाके दोनों वीडियो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जलीय पौधों की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली बात, जलीय पौधे की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो जलीय पौधे से आपका कमल हो गया, ठीक है। और भी हो गए जो जल में उगते हैं, जलकुंभी हो गया, ठीक है। जलकुंभी हो गया। तो ये कह रहा है ना कि ये पानी में कैसे रह पाते हैं, इनकी तो कुछ क्वालिटी होगी जो पानी में सरवाइव कर पाते हैं ये, ठीक है। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं जो पानी में रह पाते हैं। तो पहला ये है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो चपटी होती हैं, ठीक है। और तथा हरी होती हैं, हरी तो सबकी होती हैं लेकिन इनकी चपटी होती हैं, जिससे क्या करती है ये पानी पे तैरती हैं ना। पत्तियां इनकी चपटी होने की वजह से ये पानी पे तैरते रहते हैं। दूसरा इसका विशेषता ये है कि पत्तियों का सतह मोम की तरह चिकना होता है, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं इनकी एकदम चिकनी होती हैं, जिसके कारण पत्तियां गीली नहीं होती, ठीक है। जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उनकी पत्तियां मोम की तरह चिकनी होती हैं, जो पानी में गीली नहीं होती। तो पहली विशेषता ये होती है कि इनकी पत्तियां चपटी होती हैं, जिससे वो तैरती हैं। दूसरा ये होता है कि पत्तियों का जो सतह होता है वो मोम की तरह चिकना होता है, जिसके कारण वो पानी में गीला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है मरुस्थलीय पौधों के गुण बताइए। जैसे मरुस्थलीय पौधा जो कहाँ मरुस्थल में पाया जाता है, जहाँ बालू होता है, रेत होता है। तो पहले जान लीजिए कि ये भी पूछता है 1 नंबर में मरुस्थलीय पौधा का एग्जाम्पल बताइए। तो मरुस्थलीय पौधा पहला है आपका नागफनी, दूसरा है कैक्टस, बबुल भी है लेकिन ये दोनों फेमस हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, वहाँ पे मरुस्थल में क्या गुण है। तो इनकी विशेषता जानते हैं। पहला है कि पत्तियां इनकी नुकीली होती हैं, ठीक है। इनके पत्तियां होता ही है नहीं, नागफनी का देखेंगे ऐसे ऐसे होता है, सब सब तना ही तना होता है, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियां होती है ना वो नुकीली हो जाती है, मतलब सूख के, और उसमें सूख के पानी से निकल जाता है और ये तना में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये नुकीली हो जाती हैं। और जो इनके पत्ते होते हैं स्पंजी होते हैं। स्पंजी मतलब क्या, इनके पत्तों जो पत्ते होते हैं किसमें बदल गए आपके, तनों में। और तनों के अंदर पानी भरा रहता है, तो उसको तोड़ोगे तो चिपचिपा सा द्रव भरा रहता है उसमें, ठीक है, इनके तने में। तीसरा ये है कि पत्तिये ही तने में परिवर्तन हो जाते हैं, बताया अभी। जो पत्ते होते हैं ना वही वो पानी का वाष्पीकरण करते करते तना बन जाता है। चौथा है ये है तना द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें तो पत्ती होता ही नहीं है, पत्ती तना बन गया है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होगा, तना द्वारा होगा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है यार किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, कह रहा है जल में तैरने वाला वनस्पति का नाम बताइए। वो वनस्पति का नाम बताइए जो जल में तैरते रहते हैं, ठीक है। जल में तैरने वाले वनस्पति के नाम। तो पहला आपका शैवाल है, पानी में देखे होंगे, हरा हरा कलर का होता है, कवक होता है और मांस होता है, ठीक है। ये 3 है वनस्पति पौधे जो पानी में तैरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है पुष्प में प्रजनन का प्रकार बताइए। मतलब पुष्प में प्रजनन मतलब पौधों का नया नया विकास का क्या क्या प्रकार है। तो पहला है, ये 2 प्रकार का होता है, पहला है निषेचन द्वारा और दूसरा है परागकण द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है पत्तियों के प्रकार बताइए। तो पत्तियां 2 प्रकार की मेनली होती हैं, पहला आपका संयुक्त पत्ती, दूसरा है सरल पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
कह रहा है पुष्प के अंग या भाग बताइए। जो फूल होता है फ्लावर, उसका कौन कौन सा भाग होता है? तो पहला होता है बाह्यदल पुंज, दूसरा है पुमंग, तीसरा है जायांग, चौथा है दल पुंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पत्तियों के भाग बताइए। जो पत्ती होता है लीफ, उसके भाग बताइए। तो पहला होता है आपका पर्णधार, दूसरा होता है पर्णवृत्त, तीसरा होता है आपका पर्णफलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अलैंगिक जनन के प्रकार बताइए। जो अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन। ठीक है। तो लैंगिक में क्या होता है? लिंग के द्वारा होता है, नर और मादा रहते हैं। और अलैंगिक में क्या होता है? इसमें नर और मादा नहीं पाए जाते हैं। तो अलैंगिक के प्रकार हो गए विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, क्योंकि एक एक का नाम देकर भी पूछ सकता है। विखंडन मतलब क्या? जैसे दो आपके जीवाणु हैं, ठीक है, मतलब दो आपके जीव हैं, वो दो टुकड़ों में टूट जाते हैं, 3 टुकड़ों में, और वो अलग अलग जीव बन जाते हैं, वही आपका विखंडन। मुकुलन मतलब क्या होता है? जो प्लांट होता है उसी का कोई पार्ट हो गया, वही क्या होता है? पेड़, मतलब नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि उसका तना से बन जाता है, कभी कभी पत्तियों से बन जाता है, ठीक है, कभी कभी जड़ से बन जाता है। विषाणुओं द्वारा, जो वायरस द्वारा होता है, ठीक है, वायरस द्वारा होता है। और कायिक प्रवर्धन, ये पत्तियों द्वारा ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पौधों में लैंगिक जनन। एक तो अलैंगिक जनन था वो पौधों में, लैंगिक जनन क्या होता है? तो पहले पूछता है यही है कि पौधों में जनन अंग कौन है? तो पुष्प को माना जाता है जनन अंग। ठीक है। और इसमें नर जननांग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। और स्त्री जननांग को कहते हैं हम स्त्री केसर। तो क्वेश्चन में पूछता है पौधों का जनन अंग क्या है? तो फूल है। ठीक है। और नर जननांग को क्या कहते हैं? तो जो नर का जननांग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, और स्त्री के जननांग को स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं परागण द्वारा निषेचन। निषेचन, निषेचन का मतलब क्या होता है? जब फीमेल और मेल का क्या करता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, तो उसी को निषेचन कहते हैं। तो एक तो पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। तो स्वपरागण में क्या होता है? जो स्वतः परागण हो जाता है, ठीक है। और पर परागण मतलब दूसरों के द्वारा होता है, जैसे कि हवा द्वारा, पानी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वर्षा मापी यंत्र का क्या नाम है? तो रेन गेज। ठीक है। जो वर्षा मापी यंत्र, उसको क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। कह रहा है बल का मात्रक बताइए। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गति का नियम क्या है? तो गति के कितने नियम है? तो गति के आपके 3 नियम है। ठीक है। पहला है गति का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ जाइए जड़त्व का क्या नियम है। जड़त्व मतलब समझते हो जड़ जाना या स्थिर हो जाना। तो जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा फोर्स काम करता है जो क्या करता है, वस्तु को गति अवस्था में तो रोकता है, और विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में ले आता है। तो यह प्रथम नियम है। दूसरा नियम है आपका गति का दूसरा नियम, कहता है कि एफ इजक्वल टू, मतलब फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए। मतलब एम क्या? द्रव्यमान। तो फोर्स बराबर होता है या बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ए क्या है? त्वरण। ठीक है। ये बल बराबर होता है, ये गति का दूसरा नियम बताता है। यहाँ से बल की परिभाषा आती है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गति का तीसरा नियम क्या है? तो गति का तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के किस नियम को कहते हैं? तो तीसरे नियम को कहते हैं। गति का तीसरा नियम समझ लीजिए, पूछा हुआ है तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आपका जो ये गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कह रहा है ना, हर एक वस्तु, ठीक है, जितना उस पर आप क्रिया करेंगे
तो उसका ही अपोजिट और इक्वल ना वो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं बस वगैरह में, ठीक है, तो बस चलती रहती है, तो अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मछली का अनुकूलन अंग जिसके कारण वह पानी में रहती है, ठीक है। मछली जो होती है वो पानी में क्यों सरवाइव कर पाती है, उसका अनुकूलन अंग क्या है, तो वो पहला होता है फेफड़ा गलफड़ा, ठीक है, जिससे क्या करती है सांस वो पानी को अपने बाहर निकालती है, ठीक है, तैरते टाइम। दूसरा पंख है जिससे तैर सकती है। और तीसरा धारा रेखीय शरीर, धारा रेखीय शरीर मतलब क्या, बीच में चौड़ा किनारों पर पतला, ठीक है, तो इसको धारा रेखीय शरीर कहते हैं। तो इसी वजह से उनका शरीर, इनके शरीर की बनावट की वजह से भी ये पानी में सर्वाइव करती है, धारा रेखीय शरीर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बल के प्रकार बताइए, तो बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन मेन जो पूछा हुआ है वो जानते हैं। पहला है पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वीय बल, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है घर्षण बल। सबका एक जान जाइए क्योंकि एक एक पूछ सकता है आपका, और पूछा हुआ भी है। पेशीय बल क्या कहते हैं, पेशीय मतलब क्या, जिसको हम मेहनत करके करते हैं, वो बल जो क्या करते हैं हम अपने हाथों से करते हैं, ठीक है, हाथों द्वारा किया गया, जो हम स्वयं अपने बॉडी से करते हैं, हाथों द्वारा ये किया गया, या वो आपका बल हो गया। गुरुत्वीय बल पता है आपको, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का बल होता है, जो पृथ्वी हर एक चीज को क्या करते हैं अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी का बल होता है, जो उसे कहते हैं। चुंबकीय बल जो चुंबक का बल होता है, जैसे कि चुंबक क्या करता है, तो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसमें भी बल होता है। और घर्षण बल दो सतहों के बीच में रखता है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर और क्या कहते हैं वो धरती के बीच लगता है, तो घर्षण दो सतहों के बीच काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गति के प्रकार, गति कितने प्रकार से होती है, ठीक है। तो पहला है सरल रेखीय गति, तो गति के प्रकार में पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है घूर्णन गति, तीसरा है दोलन गति, चौथा है वृत्तीय गति। तो ये सबको एक एक पूछ सकता है, तो समझ जाइए। सरल रेखीय गति क्या है, जो सीधी रेखा में गति होती है ना, कहीं मुड़े उड़ेगी नहीं, सीधे चलती जाएगी, वो सरल रेखीय गति हो गया। दूसरा है घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन मतलब क्या, अपने ही आसपास घूमना, जैसे लट्टू की गति हो गया, ठीक है, पृथ्वी की गति हो गई। दोलन गति मतलब क्या, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमना, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जैसे झूला होता है ना, उसकी गति हो गई, वो ऊपर फिक्स रहता है, कभी इधर जाता है, ऐसे जाता है ना, ये आपकी रस्सी कभी यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, इसको हम दोलन गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति मतलब जो गोल सर्कुलर मोशन में करती है, ठीक है, गोल, जैसे कि आपका साइकिल के पहिए की गति हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी गतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, गति किसे कहते हैं, तो गति का मतलब क्या होता है, तो गति क्या है देखिए, किसी वस्तु में समय के साथ होने वाली स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, मतलब वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गति के समीकरण, तो गति के तीन समीकरण होता है। गति कितने समीकरण होते हैं, तीन। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v प्रारंभिक वेग है, u अंतिम वेग है, और s विस्थापन है, और आपका a त्वरण है, और t समय है। किसी एक पूछ देता है गति का पहला समीकरण कौन सा है, गति के नियम पढ़े आपने, अब ये गति का समीकरण है, ठीक है, गति के प्रकार भी पढ़ चुके हैं आप, तो पूछ देता है गति का पहला समीकरण कौन सा है, तो ये है, लिखने में आ जाएगा। दूसरा समीकरण बताइए, तीसरा समीकरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दूध क्या है, कौन सा मिश्रण है, तो दूध आपका समांगी मिश्रण है। तो पहले समझ जाइए मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण दो टाइप का होता है, ठीक है, मिश्रण दो टाइप का होता है, एक होता है आपका समांगी समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, तो मिश्रण मतलब होता है कि दो चीजों को एक साथ मिला देना, वो मिश्रण बन गया।
समांगी मिश्रण मतलब कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद ना वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। जैसे कि शरबत बना दे रहे हो आप, शरबत तो उसमें चीनी भी है और पानी भी है लेकिन दिखेगा नहीं आपको, तो समांगी हो गया। विषमांगी मिश्रण मतलब कि दो चीज़ों को मिलाओगे तो मिश्रण बनेगा लेकिन वो चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि पानी और बालू का मिश्रण, तो बालू क्या करेगा आपको दिखेगा, पानी भी दिखेगा, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण। वैसे ही कह रहा है दूध क्या है, तो दूध आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि दूध में बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं जो अलग अलग नहीं देख पाते। क्या दूध में पानी मिलाओगे तो पानी अलग से दिखता है, नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मिश्रण को अलग करने की विधियां बताइए। जैसे मिश्रण होता है उसको मिश्रण मतलब क्या, दो चीज़ों को मिला देना या तीन चीज़ों को मिला देना, तो उनको कैसे हम अलग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीकरण, दूसरा होता है ऊर्ध्वपातन, तीसरा होता है वाष्पीकरण, चौथा होता है चालन द्वारा, पांचवा होता है चुंबकीय द्वारा और छठा होता है भारण द्वारा। तो पहला समझ जाइए, क्रिस्टलीकरण मतलब कि क्या होता है, जैसे कि दो चीजें हैं, ठीक है, एक घुल गई है और एक नहीं घुली है, तो उसे हम किसकी विधि से करेंगे, क्रिस्टलीकरण की विधि से। जैसे कि बालू और पानी में, मतलब कंकड़ मिला लीजिए पानी में, तो कंकड़ क्या करेगा, पेंदी में बैठ जाएगा, ठीक है, और पानी क्या करेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पानी को अलग निकाल लेंगे। दूसरा है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब इस मेथड से उस वस्तु को करते हैं जो सीधे ना वो लिक्विड में बिना बदले सीधे ना गैस में बदल जाती है। तो इसका एग्जांपल आता है आपका कपूर। कपूर आप जलाओगे ना तो क्या करेगा, वो उसमें लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो, सीधे गैस बन जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में हम कपूर को अलग करते हैं। वाष्पीकरण मतलब कि जैसे कि जो चीज़ें वाष्प बन के उड़ जाती हैं, दो चीज़ें उसमें होंगी, एक तो वाष्प बन के उड़ जाएंगी, एक नहीं उड़ेंगी। जैसे कि आप चीनी में पानी घोल दिए, शरबत बना दिए, फिर उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें से पानी उड़ जाएगा लेकिन चीनी नीचे बैठेगी, क्योंकि पानी का क्वालिटी है कि वो वाष्प बन के भाप बन के उड़ जाएगा। चालन विधि द्वारा, जैसे कि आप आटा को चालते हैं, ठीक है, तो उसमें से भूसी अलग हो जाती है। चुंबकीय द्वारा मतलब कि चुंबक होता है, लोहे को मान लीजिए, लोहे का टुकड़ा किसी चीज में मान लीजिए कि अदर किसी चीज में मिला दिए हैं, तो आप चुंबक की सहायता से क्या करेंगे, चुंबक को वो लोहे को निकाल लेंगे, तो लोहा वहां से निकल गया। भारण विधि मतलब कि वही चालन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मिश्रण के प्रकार बताइए। मैंने अभी बताया था समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, लिख लेंगे ना, मैंने ऊपर डिस्कस किया है। क्वेश्चन है 24 कह रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो एक प्लांट होता है ब्रायोफिल उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति ना पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। सुनिए, जो भी मनुष्य हैं या पेड़ पौधे हैं किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। तो जो जंतु कोशिका मतलब क्या, जो हम है या जो जंतु हैं वो उनकी कोशिका भी अलग होती है, और पादप कोशिका जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनकी कोशिका अलग होती है। बने सभी कोशिका से हैं, कुछ कुछ मतलब मैच करता है लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। तो जो आपका कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका है उसमें उसके अंदर भित्ति पाई जाती है, तो ये पूछ रहा है ना कि किस में पाई जाती है, पादप वाले में कि मनुष्य वाले में, तो ये आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है ना कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर कह रहा है यौगिक का उदाहरण दीजिए, ठीक है। यौगिक मतलब क्या, दो तत्वों से मिलाने पे जो चीजें बनती हैं, ठीक है, दो तत्वों को मिला के, दो से अधिक तत्वों को मिला के, दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर, ठीक है, जैसे चीनी CO2, ठीक है। आपका वाटर, वाटर में क्या है, दो H है, एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। चीनी का भी कई सारे मतलब एलिमेंट से, तत्वों से मिलकर बना है, तो यौगिक कहलाते हैं इससे, ठीक है। ये सब यौगिक एग्जाम्पल है। और तत्व समझ जाइए, तत्व क्या होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो और तत्वों से मिलकर आपके यौगिक बनते हैं, जैसे सब तत्व, कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन इनको मिला के हम क्या बना दिए,
यौगिक बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव होता है, तो कायिक द्वारा प्रवर्धन कहाँ कहाँ होता है? जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, आपका पत्ती द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर है कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का जनन है, ठीक है, जो पेड़ वो प्लांट में पाया जाता है। 28 संयुक्त पत्ती का उदाहरण दीजिए, तो नींबू की जो पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे पौधों की पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण बताइए। देखिए देखिए इधर जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के पत्तियों द्वारा। तो उसका समीकरण है क्या करता है पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ लेता है और यहाँ सूर्य का प्रकाश लेता है और फिर पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है, उससे वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। तो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? मनुष्य यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और जो ये ग्लूकोज बनाया है प्लांट का खाना हो जाता है, पौधे का ये खाना हो जाता है और पानी ये भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो मेनली कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर को लेके बनाया जाता है, जिसमें आपके क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, वो साथ देता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, और ये वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। वाटर हम यूज़ करते हैं और जो ऑक्सीजन वो वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं और वाटर भाप बन के उड़ जाता है और ये जो ग्लूकोज बनाया ये पौधे का खाना हो जाता है, ठीक है। तो पूछता है ये समीकरण, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वो पानी की सहायता से बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर है 31 कह रहा है ये कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होता है? तो 1 पिकोमीटर में इतने मीटर होते हैं। 1 मिलीलीटर में 10⁻³ मीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है। 32 कह रहा है तत्व तथा यौगिक में अंतर बताइए। अभी मैंने बताया था तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? सबसे सरलतम रूप होते हैं, वो अकेले रहते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यौगिक क्या होते हैं? यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो वो अभी ऊपर जो बताए थे फिर भी समझ लीजिए। जिनका विभाजन 2 से अधिक भागों में नहीं कर सकते, ये अकेले ही रहते तो विभाजन कहाँ से करेंगे? ये है जिनका विभाजन 2 या 2 से अधिक भागों में कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम तोड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ये यौगिक उदाहरण वाटर है। वाटर किससे बना है? H2O, ठीक है, चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोलन और कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोलन गति क्या होता है? तो जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर किसी स्थिति बिंदु के इधर उधर घूमता है, ठीक है, ये कोई बिंदु है, इसके इधर उधर जो घूमता है ऐसे, इसको हम दोलन कहते हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, जो घड़ी में जो बंडल पेंडुलम लगता है, जो क्या करता है ऐसे घूमता रहता है। यहाँ रस्सी रहती है, मतलब वो इतना लंबा रहता है, कभी इधर जाता है तो ये कभी इधर जाता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं दोलन गति। कंपन गति क्या होती है? कंपन गति आपको देख लीजिए। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमती है। आवर्त गति मतलब अपने गति को बार बार दोहराना, ठीक है, गति को बार बार दोहराते हुए एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमती है, बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमती है, तो उसी को हम कहते हैं कंपन गति। कंपन गति की एग्जाम्पल है पिंड का कण जो कंपन करता है, और इसमें आता है आपका दोलन गति में घड़ी का पेंडुलम। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ठीक है गाइस। ये आपके कहने पे मैंने वीडियो बनाया है। बहुत लोगों का मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ बना दीजिए शॉर्ट टाइप का, तो बना दिए, बहुत मेहनत किया है।
ओके, गला सूख गया है। बाय बाय, टेक केयर।